ये आकाशवाणी है। तलाक आज प्रस्तुत है श्री कवन शर्मा की तेलुगु रचना विडाकुलु का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। तो सुनिए नाटक तलाक। वकील साहब हैं? जी, आप कौन? मेरा नाम सुजाता है। वकील साहब के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। जी आइए, वो आपका ही इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार। मैं सुजाता। ओह आई सी। बैठिए। जी। लगता है आप विदेश से आई हैं? जी हाँ, लेकिन आपने कैसे जाना? अनुभव से। तो कहाँ से आई हैं आप? अमेरिका, कनाडा या स्टेट्स, यूएसए। ओहो। अच्छा, तो बताइए आपकी मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे अपने पति से तलाक चाहिए। तलाक? देखिए सुजाता जी, इस देश में हम तलाक लेने को प्रोत्साहित नहीं करते। ये तो मैं पहले ही जान चुकी हूँ। मतलब आप किसी और वकील से मिल चुकी हैं? जी हाँ, एक से ही नहीं बल्कि तीन वकीलों से। और तीनों ने मुझे तलाक के विरोध में खूब उपदेश दिए हैं। तो आप इस समाज के दृष्टिकोण को समझ चुकी हैं। जी हाँ, लेकिन उससे तो आप वकीलों का ही नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नहीं है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वकील अपना नुकसान नहीं होने देता। हाँ, हम उस फीस की खानापूरी परामर्श के नाम पर कर लेते हैं। मुझे तलाक चाहिए, आप मेरी सहायता करेंगे ना? वेल, ये तो हमारा काम है ही, लेकिन पहले मुझे अपनी जरा कहानी सुनाओ, उसके बाद ही मैं अपनी सलाह दूंगा। उसके बाद जैसा तुम कहोगी हम लोग वैसा ही केस चला सकते हैं। कहानी? समझ नहीं आता कहाँ से और कैसे शुरू करूं? जस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके। जैसे ही मेरी बीई पूरी हुई, घर वाले मेरी शादी की तैयारियां करने लगे। मेरे लाख मना करने पर भी जान पहचान में रिश्ते ढूंढे जाने लगे। संयोगवश एक परिचित ने जब मेरे पापा को विदेश में सेटल्ड एक लड़के का पता दिया तो वो खुशी से फूले नहीं समाए। मैं अभी किताबों और परीक्षाओं से निकल भी नहीं पाई थी कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर मुझे देखने, या यूं कहिए मेरा इंटरव्यू लेने मेरे घर आ पहुंचे। हाँ, तो सुजाता जी, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई किया है? जी हाँ। आपकी हॉबीज क्या है? देखिए, अभी तक तो पढ़ाई के अलावा किसी हॉबी में उलझने का वक्त ही नहीं मिला। फिर भी आज पूछ रहे हैं तो बता देती हूँ। टीवी के बजाय सिनेमा हॉल जाकर फिल्म देखना, कंप्यूटर लैब में प्रोफेसर की आंख बचाकर कंप्यूटर से शतरंज खेलना, कभी कभी माँ को बगल में खड़ा करके खाना बनाना और कभी कभी उपन्यास पढ़ना। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय फैमिली सिस्टम यानी कि जॉइंट फैमिली के बारे में आपकी क्या राय है? जॉइंट फैमिली यानी? देखिए, मुझे कोई खास जानकारी नहीं है। हमारा तो छोटा सा परिवार है, लेकिन आप शायद उन बड़े परिवारों के बारे में पूछ रहे हैं ना, जहाँ छोटे बड़े बहुत सारे लोग रहते हैं इकट्ठे। बहुत अच्छा लगता होगा। आपने बताया कि कभी कभी उपन्यास भी पढ़ती। लेकिन किस भाषा के? अंग्रेजी, तेलुगु या? ऐसा है मिस्टर रघु कि मुझे अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी बहुत अच्छी तरह आती है। इन भाषाओं का साहित्य तो पढ़ती ही हूँ, साथ ही अन्य भाषाओं की रचनाएं भी पढ़ लेती हूँ जिनके अनुवाद अंग्रेजी और हिंदी में मिल जाते हैं। आई सी। वैसे आपके फेवरेट अंग्रेजी नॉवेलिस्ट कौन है? ये बताना जरा मुश्किल है, जो हाथ लगे वो ही पढ़ लेती हूँ। ओके, अब मैं असली बात पर आता हूँ। जी। देखिए सुजाता जी, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए कि आप कह सकती हैं कि उससे मैं क्या अपेक्षा करता हूँ, ये बताना जरूरी है ना? आप निसंकोच कहिए। सुजाता जी, I'm a person who believes in the family.
हम चाहे कहीं भी जाएं, कितनी दूर भी क्यों ना हो, लेकिन वापस लौटने के लिए एक घर, एक फैमिली की जरूरत होती है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ की होती है। Am I right? Oh yes, परिवार के बिना जीवन की कल्पना ही व्यर्थ है। खैर, राइट नाउ मेरे लिए मेरा करियर सबसे अधिक अहमियत रखता है। जैसे आप जानती होंगी कि मैं मैनेजमेंट स्टडीज में PhD हूं, और अभी जहां मैं काम कर रहा हूं वो एक वर्ल्ड फेम की कंपनी है। मैं समझता हूं इस कंपनी में मेरा फ्यूचर ब्राइट है, एंड इसके लिए मैं कंटिन्यूसली मेहनत भी करता हूं। यू नो, कभी कभी तो मुझे वीकेंड्स पे भी काम पे जाना पड़ता है। जी, मैं आपकी पोजीशन समझ सकती हूँ। And if you don't mind, and I'm permitted to say, my job is my life and love. पति पत्नी को समय नहीं दे रहा है, या टाइम पर घर नहीं आ रहा है, या सिनेमा और शॉपिंग के नाम पर पति को सताने वाली पत्नी के साथ मेरा जम पाना मुश्किल है। So, I prefer to have a wife with professional qualification. वो बोरियत से बचने के लिए नौकरी कर सकती है। वैसे यू नो, घर की शोभा भी वाइफ से होती है, पति को सहयोग देना उसकी ड्यूटी है। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है सुजाता जी? जी, मैं उसी तरह की लड़की हूँ। ओह, दैट्स वेरी गुड। अब तो मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है। शॉर्ट टाइम में सभी कुछ डिसाइड करना है। क्या मैं आपकी आशाओं व आकांक्षाओं के बारे में जान सकता हूँ? वैसे ये सरासर अन्याय है कि अपने बारे में सब कुछ बताकर अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इट्स ओके। हाँ, अगर आप भी नौकरी करेंगी तो वैसे आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो गई, और मैं समझता हूँ आपका डिवीजन भी बहुत अच्छा है। जी हाँ, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, 91%। ओह गुड, वेरी गुड। मेरा मानना है कि अगर वाइफ भी जॉब करे तो सभी जरूरी चीजों को जल्दी इकट्ठा किया जा सकता है। जी। ये है हमारा घर। कैसा लगा? बहुत सुंदर। 6 महीने पहले शादी करने का निर्णय लेने के बाद मैंने इस अपार्टमेंट को खरीद लिया। ये डाउनटाउन इलाका है। इधर देखो, बाहर पूरी मिडिल क्लास लोकेलिटी। यू नो, आसपास में बहुत से इंडियन प्रोफेशनल्स रहते हैं। अच्छा, वाह, ये तो बहुत बड़ा है। लॉन और बगीचा भी है, और ये बहुत कॉस्टली भी है। हाँ, इस तरफ आओ जरा। यह है बेडरूम, किचन और फुल्ली फर्निश्ड। हर तरह के गैजेट्स हैं यहाँ। वो सामने देख रही हो, वो डाइनिंग स्पेस है। एंड माय डियर, हम खड़े हुए हैं हॉल में। जी हाँ महाशय, इतना तो मैं समझ ही रही हूँ। यू नो, ये कुकिंग, वॉशिंग, ये मुझे बहुत बोरिंग काम लगते हैं। इनसे तंग आकर मैंने शादी की, और इसीलिए इंडिया रवाना होने से पहले सभी इंतजाम कर लिए थे ताकि मेरी आने वाली बीवी को कोई तकलीफ ना वो सब हो। मैं देख रही हूँ। लेकिन एक बात बताओ, ये अपार्टमेंट, ये फर्नीचर, गैजेट्स, इन सब पर बहुत खर्च हुआ होगा ना? लेकिन ये आउटराइट परचेज नहीं है। यू नो, क्रेडिट पर यहाँ सब कुछ मिल जाता है। जो सामान तुम देख रही हो वो सब मैंने 2 दिन में खरीदा है, और इन सब का पेमेंट होने में और घर का कर्जा उतारने में बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसीलिए मैं तुम्हें जॉब करने को कह रहा हूँ। यू नो, अदरवाइज यहाँ स्टेटस मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपकी बात का पूरा पूरा समर्थन करती हूँ। थैंक यू। तुमने इंजीनियरिंग की है, अगर थोड़ी बहुत कमाई कर लो, जैसे कि यू नो हमारे यहाँ कहते हैं कि गर्म पानी के साथ ठंडा पानी भी हो जाए तो क्या हर्ज है। कुछ भी हर्ज नहीं है। माय गॉड, ये क्या? अलमारी के अंदर ढेर सारे कपड़े ऐसे ही बिखरे पड़े। ये कपड़े कुछ वॉशिंग के लिए रखे हैं और कुछ आयनिंग के लिए। इन सब कामों से मुझे सख्त नफरत है सुजाता, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम सब संभाल लोगी।
मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू। हेलो, मैं रघु बोल रहा हूँ। ओह मिस्टर रघु, मैं डॉक्टर राव। ओह डॉक्टर राव, नमस्कार नमस्कार। हाउ डू यू डू? ठीक हूँ, थैंक यू। आई एम सॉरी माय बॉय, तुम्हें रिसीव करने हम एयरपोर्ट नहीं आ सके। चाहते थे लेकिन अचानक हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आ गया। अर्जेंट कॉल थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। इट्स ओके डॉक्टर राव, ड्यूटी इज फर्स्ट। ओह यस। ऐसा है रघु कि मेरी पत्नी तुम्हारी बीवी को देखने के लिए बहुत ही उतावली हो रही है। तो आप दोनों तशरीफ लाइए ना। ओह नो, ऐसा करो रघु, पहले तुम लोग आज रात डिनर पर हमारे यहाँ आ जाओ। क्यों, ठीक है ना? ओके डॉक्टर राव, मैं सुजाता को बता देता हूँ। तो रघु, हम तुम दोनों का इंतजार करेंगे। ओके ओके। आ गए? आज तो घर लौटने में बहुत ज्यादा देर कर दी। लो, शुरू होगी नुक्ताचीनी। कितनी बार कहा है कि मेरे घर में आते ही तोप की तरह ये सवाल ना छोड़ा करो, लेकिन तुम पे कोई असर ही नहीं। क्या पूछना भी गलत है? सवाल गलत होने या गलत ना होने का नहीं है। देखो, आई हैव टू टेक अप चैलेंजेस इन लाइफ। ये जो गोरे हैं उन्हें दिखाना है कि हम इंडियंस बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, नहीं तो हमारी क्या अहमियत होगी यहां। जब हम तुम्हारी तरह काम कर सकते हैं और तुम्हारे देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें भी तुम्हारे जैसा सम्मान मिलना चाहिए। ये पे पर्क सभी समान रूप से मिलने चाहिए, है ना? क्यों नहीं, ठीक ही तो है। डिट्रॉयट में कंपनी नुकसान में चल रही है, यू नो। वो केस मुझे दिया गया है। अगर मेरी सलाह पर कंपनी को लाभ मिलने लगा तो मैं अपने सामर्थ्य और कैपेसिटी के बलबूते पर सीनियर पोस्ट के लिए दावेदार बन सकूंगा। आप जो चाहते हैं वही होगा, लेकिन इतना तैश में मत आइए। ओफो, यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। देखो, इस वीकेंड मुझे डिट्रॉयट जाना है। क्लाइंट के साथ मीटिंग है। मेरा बैग तैयार कर देना। कम से कम ये वीकेंड तो मेरे साथ बिता लीजिए। मेरे मन में बहुत सी बातें हैं। रघु प्लीज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्यों मेरे रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहती हो? मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है, माई जॉब इज माई लाइफ एंड लव। आइए, कम ऑन मैडम, आइए। 1.5 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं मैं। आई एम सॉरी, रियली सॉरी रघु। क्या बताऊं, एक अर्जेंट मीटिंग थी। ऐसे जता रही हो जैसे पहली बार देर से आई हो। तो क्या हुआ, जब नौकरी कर रही हूँ तो उन लोगों की बात भी माननी पड़ेगी। तुम बेकार ही गुस्सा कर रहे हो। अपने लिए कॉफी बना लेते, किचन में सब रेडी था। हाँ, क्यों नहीं। आज कॉफी बनाने को कह रही हो, कल खाना पकाने को कहोगी, अगले दिन कपड़े धोने को। वैसे मुझे अपना तो काम है ही नहीं। ओके, मैं ही बना कर लाती हूँ। सुजाता, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि नौकरी की दुहाई देकर मुझे और घर को नेग्लेक्ट मत करो। इसके प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी मैं बखूबी निभा रही हूँ। तुम तो जानते हो रघु कि प्रमोशन के साथ साथ नौकरी का दायित्व भी बढ़ा है। इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं। और हाँ, कल वीकेंड शॉपिंग के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। कोई खास वजह है या आप नाराज हो? कुछ भी समझो, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है। डॉक्टर राव की पत्नी को साथ ले जाना, ठीक है ना? ठीक है। सुजाता, सुजाता, ये क्या है? क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? इधर आकर देखो तो पता चले। बोलो। कोई भी ड्रेस तैयार नहीं मेरा। किसी के बटन टूटे हैं, कोई इस्त्री के लिए गई है, कोई धुलने में पड़ी है। तुम्हें देखने की फुर्सत ही नहीं। मैं कुछ पूछ रहा हूं, सुना तुमने? ओहो, मौन व्रत रखा है क्या? उस 2 टके की नौकरी में तुम्हें प्रमोशन क्या मिला कि लगी आसमान छूने? देखो, जब नौकरी कर ही रही हूं तो उसे ठीक से करना पड़ेगा। साथ वालों से होड़, रैट रेस, इन सब से बचा नहीं जा सकता।
इसके लिए आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम्हें नौकरी करने को कहा तो इसका मतलब यह तो नहीं कि प्रमोशन लेकर कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओ। अपने बॉस से कहो कि तुम एम्बिशियस नहीं हो और नहीं तुम्हें पैसे का लालच है। अच्छा, आपके लिए तो प्रोफेशन फर्स्ट वाइफ है। आपका एम्बिशियस होना आपका धर्म है। आपको नौकरी में प्रमोशंस चाहिए, लेकिन आपकी पत्नी, वो तो आपकी मर्जी की गुलाम है। आप जो चाहे वो करवाएं, जैसा चाहे वैसा रखें। पत्नी बेचारी सहनशील होकर परिस्थिति को समझती हुई घर में पड़ी रहे, यही ना? कोई जरूरत नहीं है। मैं भी आप जितनी इंटेलिजेंट हूं, फिर मैं क्यों ना एम्बिशियस बनूं? इतनी जोर से क्यों चीखती हो? मैं तुम्हें ये सब बात शादी से पहले बता चुका हूं। क्या बताया था आपने? कि मैं आपके रास्ते में अड़चने पैदा ना करूं, कि मैं नौकरी तो करूं लेकिन आपके बनाए हुए इस सुंदर फ्रेम के अंदर रहकर। रघु, मेरे लिए आपकी बनाई हुई सीमा रेखा तक काम करना मुमकिन नहीं है। अब मैं आपसे कहती हूं, आप मेरे और मेरी प्रगति के रास्ते में आड़े आ रहे हैं। देखो, बहस मत करो। तुम इस समय गुस्से में हो। ठंडे दिमाग से सोचोगी तभी हल मिलेगा तुम्हें। इस समय मैं जल्दी में हूं, बाद में बात करूंगा। देखो सुजाता, ये रोज रोज के लड़ाई झगड़े बहसबाजी हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। मैं सोचता हूं कि अगर तुम जिद करना कम कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैं जिद्दी हूं? जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें शादी से पहले ही बता चुका हूं, मेरा एक लक्ष्य है, अपने करियर को एक हाई पॉइंट तक ले जाना। रघु, आप फिर वही पुरानी बहस शुरू कर रहे हैं। देखो, अब हम लोग अपने अपने करियर्स को कंपेयर करते हैं। मेरी नौकरी बड़ी है, तनख्वाह भी ज्यादा है। घर चलाने या फिर कर्ज चुकाने के लिए इसे अहमियत देनी होगी। Am I right? कहिए। और इसको अहमियत देनी है तो तुम्हारा सपोर्ट जरूरी है, नहीं तो मेरी प्रोग्रेस रुक जाएगी। ठीक है ना? देखिए, एक तरफा बात करने से आपकी ही बात सही लगेगी, लेकिन आप अगर मेरे सवालों के जवाब भी दे दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हें क्या पूछना है? आपकी जो उम्र अब है, उस उम्र तक मैं भी उतनी बड़ी नौकरी में पहुंच जाऊंगी या नहीं? यानी कि आप भी अगर थोड़ा सा सहयोग दें और अपने अंदर सेंस ऑफ इक्वेलिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें तो मैं भी करियर के हाई पॉइंट तक पहुंच सकती हूं। वैसे आपकी बड़ी नौकरी में रहने में ऐसी कौन सी विशेषता है, ये मैं नहीं समझ पाई। जब तुमने बहस करने में शर्म को पूरी तरह ताक पर रख दिया तो कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा ना? देखो, गाली मत देना, आप सोच कर बताइए। इसमें सोचना क्या? मैं अभी बता सकता हूं। बताइए ना। इतनी दूर आने के बाद झिझक किस लिए? आदमखोर बाघ और कमाऊ औरत दोनों एक से होते हैं। होंगे, जरूर होंगे। लफ्जों को देखकर जमा दें तो कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी बात कह चुका हूं। और अब मेरी भी सुन लीजिए। मैं नौकरी और घर दोनों को आपके निर्देशों के अनुसार नहीं निभा सकती। दोनों में से क्या चाहिए, या आप ही चुन लीजिए। बेटी, यह सब सामाजिक ढांचे में आ रहे बदलाव का सूचक है। आज लोगों की जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। अब मुझे ही ले लो, घर को बनाने और जरूरत की चीजें इकट्ठा करने में 20 साल लग गए। उस समय हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये सब साधन जुटा भी पाएंगे या नहीं। और आज के नौजवानों को बीवी के साथ घर बसाने के लिए सब मिल जाना चाहिए, और फिर उसके लिए यह भी निहायत जरूरी है कि पत्नी नौकरी करे। आपने सच कहा वकील साहब। हम लोग पका पकाया खाना चाहते हैं, मेहनत से कतराते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन बेटा, दुख इस बात का है कि वो लोग घर के कामों में हाथ बटाना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, जबकि पत्नियां भी उन्हीं की तरह नौकरी करके थकी हारी घर पहुंचती हैं।
और सच तो ये है कि जाने अनजाने लड़कियां भी मर्दों की दलीलों के सामने झुके जा रही हैं। पति कहता है कि तुम औरत हो, ऑफिस में इतना काम करने की क्या जरूरत है, तो वो समझती हैं कि काम से बचने का उन्हें कोई विशेष हक है। और जाहिर है उनके इस रवैये से ऑफिस के कामकाज पर असर पड़ता है और बॉस उनकी इस नौकरी से परेशान रहता है। मैं बताऊं, आजकल स्त्री को घर के नाम पर घर, ऑफिस और बच्चों का पालन पोषण इन 3 पिंजड़ों में कैद कर दिया गया है। इन तीनों के बीच किस तरह से सामंजस्य रखना होगा यह भी पुरुष ही बताएगा। गर्व से गर्दन अकड़ा कर समाज में कहेगा कि देखो ये मेरी विशालता है कि तुमको नौकरी करने दे रहा हूं, स्वतंत्र रूप से जीने को कह रहा हूं। मानो वो अपनी पीठ आप ही थपथपा रहा है। तुम्हारी स्टडी बिल्कुल सही है। पुरुष वर्ग की मानसिकता का बदलना बहुत जरूरी है। वकील साहब, ये सब मैंने खुद भोगा है। घर से बाहर निकलकर अपने सामर्थ्य के अनुसार नौकरी पाना, अपने व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बनाने और अपने पर विश्वास होने के बाद उसके बताए दायरे में बंद होकर मैं कैसे सिमट कर रह पाती? I can see that. अच्छा, तुम्हारे ससुराल में कौन कौन है? किसी ने तुम्हारे पति को समझाया नहीं? तुम्हें तलाक तक जाने के लिए रोका नहीं क्या? क्यों नहीं, मेरी सास ने इस मामले को सुलझाने की हर तरह से कोशिश की थी। ये क्या है बेटी? हम समझ रहे थे तुम दोनों यहाँ सुखी हो, लेकिन इस उम्र में हमें क्या सुनना पड़ रहा है? मैंने बहुत कोशिश की माँ जी, मुझसे नहीं माने। मैं क्या करूं बताइए? देखो बेटी, हमारे परिवार में, खानदान में आज तक किसी ने ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं की। कितने सपनों के साथ हमने तुम्हें यहाँ भेजा था, लेकिन तुम दोनों ने तो पूरे परिवार की इज्जत को बाजार में ला खड़ा किया। उन्होंने आपको क्या बताया है? तुमने तलाक की धमकी दी है ना? तुमने घर के कामकाज से इनकार किया है ना? जी हाँ। घर के कामकाज की वजह से हमारे खानदान में किसी बहू ने आज तक तलाक जैसी बात नहीं की। कितनी बेहुदा बात है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? घर के कामकाज की वजह से ना सही, लेकिन जिन लोगों ने तलाक की सोची थी वो किस कारण से सोची थी? अरे अरे, क्या बके जा रही है? ज्यादा पढ़ लिख गई है तो अपने को बहुत बुद्धिमान समझ रही है। हमारे परिवार में कभी भी तलाक की बात नहीं की किसी ने। अरे उतनी दूर की सोचने की हिम्मत ही नहीं थी। मुंह खोलकर किसी ने नहीं कहा होगा माँ जी, लेकिन क्या मर्दों के विरोध में बोलने के लिए बहुओं के पास कोई भी कारण नहीं थे? लो सुनो, तू क्या पगला गई है? ये कौन सा ढंग है तुम्हारा सोचने का? आखिर क्यों पूछना चाहती है? देखिए माँ जी, आप मुझे गलत मत समझिए। माँ जी, मैं आपके परिवार में अमेरिका आने वाली पहली बहू हूँ और विदेश में नौकरी करने वाली भी पहली ही हूँ, है ना? ओ, तो ये बात है। तुम बहुत बड़ी हो गई हो। देखिए माँ जी, अच्छा ये बताइए, आपके बेटे ने मेरे बारे में आपसे क्या कहा है? आपको मेरी परेशानी पता है? क्यों नहीं, रघु ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो फिर ठीक है, मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। हाँ? ये सभी परेशानियां नहीं रहेंगी और फिजूल में मैं आप सबको तकलीफ भी नहीं दूंगी। रुको रुको, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। रघु, ओ रघु, इधर आना बेटे। बोलो माँ, क्या बात है? देखो बेटे, मैंने बहू से बात कर ली है। वो कहती है वो नौकरी छोड़कर गृहस्थी चलाएगी। देखो माँ, इस बारे में कई बार बात हो चुकी है, दोबारा बात करने से क्या फायदा? सुजाता नौकरी छोड़ देगी तो कर्ज कैसे चुकेंगे? हाँ? अब बताइए माँ जी, मेरी क्या गलती है? मैं क्या जानूं उसे क्या परेशानी है। देखो बहू, तुम दोनों शांति से बैठकर बातचीत कर लो, कुछ ना कुछ हल निकल ही आएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं जानती थी माँ जी कि अंत में यही होगा, गलती मेरी ही कही जाएगी। देखो सुजाता बेटी, मान लिया कि गलती उसी की है, लेकिन हम औरतों को किसी ना किसी तरह निभाना पड़ता है। मैं जानती हूँ तुम पढ़ी लिखी हो, कोई रास्ता ढूंढ लोगी। तलाक की धमकी देकर जिंदगी को दूभर करने में क्या रखा है? मैं ये तो नहीं कह रही हूँ माँ जी कि मैं बस अपनी बात पर अड़ी रहूंगी, पर उनकी तरफ से भी कुछ तो गुंजाइश होनी चाहिए ना। अगर वो हठी है तो तुम भी हठी बनोगी। छोड़िए माँ जी इन सब बातों को।
दरअसल आपकी भी एक गलती है। मेरी गलती? मेरी क्या गलती है? माँ जी, जब आपके बेटे को नौकरी करने वाली लड़की से शादी करने की इच्छा थी तो आपको अपने लड़के को भी घर के कुछ कामकाज सिखाने चाहिए थे। उसे कैसे बड़ा करना है इस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ हाँ, कहो कहो। अब बच्चों को कैसे पालना चाहिए ये भी मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। ये बात नहीं है, पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। आप घर पर ही रहती हैं, ससुर जी का हर काम आप ही कर देती थी। कॉफी बनाना, कपड़े धोना, प्रेस करना, कमीजों के बटन टांकना, दाढ़ी बनाने के लिए पानी देना, ब्रश रेजर धोकर रखना, एक क्यों हर काम आप ही करती थी। अपने दोनों बेटों को भी 25 बरस तक आपने यही आदतें डाली। लेकिन माँ जी प्लीज आप ये सोचिए, अगर आप मेरी स्थिति में होती तो क्या ये सब कुछ कर पाती? ठीक है बेटी, तुम जो कहो सो थोड़ा। तुम दोनों की सुखी गृहस्थी देखने के लालच में मैं सब कुछ सहन करूंगी। पता नहीं क्या सोचा उन्होंने, अपने बेटे को छोटे छोटे काम सिखाने की कोशिश में लगी रही। तो फिर कुछ सीखा उसने? वकील साहब, सीखने की क्या जरूरत थी? शादी से पहले अमेरिका में अकेले पूरे 5 साल बिताए हैं। करना सब आता था, लेकिन पत्नी के आने के बाद करने की क्या जरूरत? करेगी कैसे नहीं, आखिर वो बीवी है। मेरी सास ने 25 साल तक अपनी देखरेख में ये भावना उनमें ठूंस ठूंस कर भर दी थी, और ये भावना बरगद के तने की तरह स्थिर हो गई थी। फिर क्या बदलता वो? बिल्कुल नहीं बदला। भाई सुजाता, आई मस्ट से तुम्हारी सधी हुई शोध दृष्टि है। नहीं वकील साहब, मैं सीरियसली कह रही हूं। पति की बहुत सी खराब बातें सहन की जा सकती हैं, लेकिन पालने पोसने की वजह से आई हुई वहमी मूर्खता, उसे सह पाना बहुत मुश्किल है। सह सह कर जब नहीं सहा गया तो मैं अपने पैसे से टिकट खरीद कर भारत चली आई। तो तुम्हारे माँ बाप की क्या प्रतिक्रिया रही? क्या उन्होंने तुम्हारे फैसले को सही कहा? पहले तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। हैरान थे कि मैं बिना बताए ही यहाँ क्यों चली आई। फिर सोचा कि पति से कुछ लड़ बैठी होंगी या उस पर किसी नाराजगी को जताने यहाँ आ गई हूं। लेकिन जब मैंने बताया कि मैं रघु को तलाक देना चाहती हूँ तो माँ, पिताजी, भाई और भाभी सभी ऐसे चौंक गए जैसे उनके घर में कोई बम फटने वाला है। That is very natural. सहज ही तो है। अब सुखी संपन्न बेटी का निर्णय तो किसी को भी झकझोर देगा। वो लोग अपनी इज्जत की दुहाई देकर दुखी हो रहे हैं। मुझे पिताजी उपदेश दे रहे हैं कि तैश में आकर कोई ऐसा काम मत करो कि जिंदगी भर पछताना पड़ जाए। देखो सुजाता, तुम इसलिए दुखी हो कि तुम्हारे अपने लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। बट लुक एट इट दिस वे, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी को या भाभी भाई को तलाक देने की बात करेंगी तो तुम मान लोगी? तुम भी माँ से कहोगी पिताजी की उम्र ज्यादा हो गई है, बाकी जिंदगी भी किसी तरह से चला लो, और अपनी भाभी को समझाओगे कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा आदमी है, उसे एक मौका और मिलना चाहिए। ठीक है ना? अपने अनुभव से पहले शायद ऐसे ही कह देती, लेकिन अब मैं सोचूंगी कि अगर मेरी माँ या भाभी ने ऐसा निर्णय लिया है तो इसका मतलब उनकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। यू नो वकील साहब, मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि तलाक देने के लिए बहुत ही गंभीर जबरदस्त कारण होने चाहिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं। यू कैन ऑलवेज सिट मोर कंफर्टेबली ऑन अ हिल टॉप देन अ पिन कुशन। मैंने आपसे कहा था ना, ये वहमीपन, हर बात पर ताने कसने की आदत, ये मूर्खता, जिद्दीपन, किसी एक दिन तैश में पति से खाने वाली मार से भी इनको भर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन सुजाता, मेरा अनुमान है कि शादीशुदा लोगों में से 100 में से 90 लोग, यानी 90% रोज तलाक के बारे में किसी न किसी रूप में सोचते हैं। अरे भाई, दूर क्यों जाती हो? मेरे घर में देखो, मेरी पत्नी दिन में 10 बार मुझे तलाक देने की ठानती है। मुझ में कई ऐसे लक्षण हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिर्फ यह हुआ कि डाइवोर्स लेना आम बात नहीं है, उसके बारे में सोचना बहुत आम बात है। एक बात बताइए वकील साहब, आपकी पत्नी ने आपको अभी तक तलाक क्यों नहीं दिया? दे देती, बिल्कुल दे देती, बस यूं समझ लो कि दे नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी बड़ी लड़की की शादी नहीं हुई।
अगर तलाक दे दे तो मेरी पत्नी को डर है कि लड़की की शादी नहीं होगी। माँ की आदत लड़की में भी आ जाएगी, यह सोचकर लोग डर जाएंगे, ऐसा वो सोचती है। और फिर मेरी पत्नी मुझे पति के बजाय लॉयर के रूप में ज्यादा मानती है। अरे भाई, आखिर इस बंगले और कार को देखने से किसी को भी यह विश्वास तो हो ही जाएगा कि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है ना, हैं? तो आपको भी मेरा केस हास्यास्पद लगता है? नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि तलाक के बारे में रोज सोचते रहने के बावजूद डाइवोर्सेस की संख्या इतनी कम क्यों है? वकील होने के नाते आप ही इसका सही कारण बता सकते हैं। भाई, मेरे ख्याल से इसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। जो लोग कोर्ट से तलाक प्राप्त करते हैं उन पर खुद अदालत ही एक तरह का स्टैंप लगा देती है, और फिर ये मोहर लगे हुए व्यक्ति किसी न किसी हद तक समाज में निरादर ही पाते हैं। और दूसरे, जब आजकल वेल क्वालिफाइड और सुसंस्कृत लड़कियों की शादी होना मुश्किल हो गई है, तो तलाक ली हुई लड़की की दोबारा शादी होना कितनी मुश्किल बात है। और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरी शादी करने पर उसे अच्छा पति और अच्छा परिवार मिलेगा? तो आप कहना चाहते हैं कि मैं तलाक ना लूं? देखो, मैं तुम्हें वही बता रहा हूं जो सभी कहते हैं। मैंने ज्यादा लोगों के तलाक न लेने का दूसरा कारण नहीं बताया। हो सकता है मेरी पत्नी की तरह उनकी भी कोई खास मजबूरी होती होगी। बच्चों का रख रखाव, जायदाद, जीने के लिए कोई सहारा होना, या कुछ और भी। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि तुम्हारे केस में ऐसा कोई कारण तो नहीं है। देखो बेटी, मैं भी लड़कियों का बाप हूं और इसीलिए हर वक्त लड़कियों का पक्ष लेता हूं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे पति आजकल कहां हैं? अमेरिका में। क्यों? भाई, मुकदमा किस अदालत में दायर किया जाए? अगर वो अमेरिका में है तो केस तुम्हारे अपने शहर में या जहां तुम्हारी शादी हुई उस शहर में दर्ज किया जा सकता है। नहीं, हमारी शादी तो हैदराबाद में हुई थी। उस वक्त नौकरी की वजह से मेरे पिताजी वहां रहा करते थे। अब रिटायर होकर इसी शहर में रहते हैं। वैसे ये हमारा अपना गांव भी है। अगर यहाँ की अदालत में केस लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके ओके, तो भाई आज तो बहुत देर हो गई है। अब तुम गलत ना समझो तो एक बार फिर शांति से सोचकर कल मेरे पास आना। अगर तब भी तुम्हारा निर्णय नहीं बदला तो हम लोग कागजात तैयार कर लेंगे। थैंक यू वकील साहब। ओके। क्यों जी? आपने कुछ सोचा? किस बारे में? उफ, अपनी बड़ी 25 साल की हो गई है, दूसरी भी 23 की हो चली। बड़ी की उम्र वाली लड़कियां बाल बच्चों के साथ गृहस्थी में मस्त है, पर लगता है आपने तो इस ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया। अरे बड़ी को क्या हुआ भाई, मजे में नौकरी कर रही है। अभी हमें उसकी जोड़ी का लड़का नहीं मिला बस। हाँ, उम्मीद है जरूर मिल जाएगा जल्दी ही, और विवाह की शुभ घड़ी आने पर वो खुद ढूंढता हुआ हमारा दरवाजा खटखटाएगा। आई एम हियर। जी हाँ, चाहे इस उम्मीद पर लड़की की उम्र ही निकल जाए। क्यों? देखो, अगर हड़बड़ी में कोई रिश्ता देखकर उसकी शादी कर भी दें तो कल को तलाक के बाद भी कर सकती है ना। तुम्हारी बेटी जो ठहरी, आज ही एक लड़की तलाक की मांग करते हुए आई दे बस। अब रहने भी दीजिए। मैं शुभ कार्य की बात कर रही हूँ और आप अपने केसों की चर्चा करके अशुभ बोल रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। कल आपके दोस्त वो सुब्बाराव जी की पत्नी मिली थी। वो बता रही थी कि 2 साल पहले हमारी लड़की को वो जो अमेरिका से लड़का देखने आया था ना, उसकी पत्नी उसको तलाक देने को कह रही है। उस लड़के की माँ अब पछता रही होगी कि उन्होंने दक्षिणामूर्ति के घर रिश्ता क्यों नहीं किया। उस वक्त नहीं किया ना, अब पछताने से क्या। बेचारी वो लड़की इन लोगों से न जाने कितना तंग आ गई होगी। अजी नहीं, लड़की को पहले से ही रिश्ता पसंद नहीं था, कोई लव अफेयर है उसका। ओफो, तो तुम्हें इससे क्या लेना देना भाई? तुम्हारी बेटी तो इन मुसीबतों में पड़ने से बच गई ना। हाँ वो तो है, ईश्वर ने ही लाज रखी। अच्छा लाइट बंद कर दूं? रात काफी हो गई है। हाँ बंद कर दो, मैं भी सोना चाहता हूं। कल एक जरूरी निर्णय लेना है।
गुड मॉर्निंग वकील साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लगता है मेरे निर्णय के इंतजार में ही बैठे हैं। सच बात तो ये बेटी के रात भर नींद में मैं यही सोचता रहा कि क्या ये लड़की अपने निर्णय पर डटी रहेगी या मेरा कहना मानकर फिर से एक बार गंभीरता से सोचकर निर्णय लेगी। वकील साहब, कल मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। कोई खास बात? जी हाँ, उसके पूरे व्यवहार में एक पैटर्न था जो मुझे अब समझ में आता है। मुझे देखने के लिए आने से पहले मेरे पति महाशय जर्मनी और स्विट्जरलैंड घूम कर आए थे। ओह, तो जेट लैग और पेट में दर्द भी लेकर आए थे। वो सब माइनर बातें हैं, लेकिन शादी के मंडप में जाने वाले लड़के अकेले ही कश्मीर की सैर कराएं, उनके बारे में आप क्या सोचेंगे? भाई, ये तो सोचने लायक बात है। नहीं सोचेंगे कि ये मोस्ट अनरोमांटिक फेलो है? कोई भी शादी करके पत्नी के साथ घूमने की सोचता है, उसके लिए अपनी छुट्टी और पैसे को बचा कर रखता है। लेकिन माय हस्बैंड इसके बिल्कुल विपरीत, हाईली सेल्फ सेंटर्ड। छुट्टी और पैसे दोनों को खर्च कर चला आया मुझे देखने। टोटली सेल्फ सेंटर्ड प्रोफेशनल, यानी मेरे पति। भाई, ये तो मुझे सूझा ही नहीं था। इस रोमांटिक साइड के बारे में भी सोचना चाहिए ना। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? खैर, तुम्हारे पति का नाम रघु है ना? क्यों? तुम्हारी शादी 2 साल पहले हुई थी। हाँ, उसने 10 दिनों में जो दर्जनों लड़कियां देखी थी, उसमें आपकी बेटी भी थी क्या? हाँ, तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड लड़कियों की तलाश में उसके रिश्तेदारों मित्रों ने मिलकर जो विशाल जाल फेंका था, उसमें आप भी फंसे? हाँ, फंसे, बिल्कुल फंसे भाई। आओ भाई, आओ सुब्बाराव, क्या हाल है? अरे मूर्ति, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं। मेरी रिश्तेदारी में एक लड़का अमेरिका में सेटल्ड है। हाँ। जो आजकल शादी करने भारत आया हुआ है। हाँ। तुम बात कर लो। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी लड़की उनको जरूर पसंद आएगी। बाकी मैं देख लूंगा कि वो लोग दूसरे रिश्ते की तरफ न भागे। पर सुब्बा, एक दिक्कत है यार। क्या? भाई, अमेरिका में नौकरीशुदा लड़के की बात सुनकर लड़कियों के माँ बाप तो भागे चले आ रहे होंगे उसके पास। अरे मूर्ति, तुम इसकी चिंता मत करो। लड़का 10 दिन की छुट्टी लेकर आया है। लड़की देखने से लेकर शादी होने तक का सारा काम इस थोड़े समय में ही होना है। इसलिए तुम सपरिवार फटाफट हैदराबाद पहुंच लो। मेरी बात को हवा में ना उड़ाना, आखिर अमेरिका का लड़का है ना। क्यों बेटी, उस लड़के ने तुझसे क्या क्या बात की? बहुत सी बातें। क्यों भाई, तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों? अजी, आप भी कमाल करते हैं। आखिर माँ हूँ, सब पूछना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, पूछो पूछो, मैं तो सुन रहा हूँ चुपचाप बैठा हुआ बस। बेटी बता। मम्मी, पहले तो उसने मुझसे पूछा कि मुझे अमेरिका में पढ़ाई करना पसंद है क्या। मैंने भी कह दिया कि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। उसने मुझे सलाह दी कि अगर मैं स्टूडेंट वीजा पर वहां पहुंच जाऊं तो फिर एक बार शादी करने के बाद मुझे भी ग्रीन कार्ड मिलना आसान हो जाएगा। है? तब तूने क्या कहा? मैंने भी पूछ लिया कि अमेरिका जाने के लिए इतनी दिक्कतें उठानी चाहिए क्या। वाह, हमारी बेटी बहुत समझदार। पापा, फिर उसने कहा कि खाना बनाना बहुत बोर काम है। मैंने भी तुरंत कह दिया मेरे साथ भी ऐसा ही है। उसने तो सोचा होगा कि मैं दुल्हन से कहूंगी, अरे मुन्ने, खाना बना बना के थक गए हो ना, लो अब मैं आ गई हूँ, खाना मैं ही बना दूंगी। मेरी बात सुनकर ना उसका चेहरा तो एकदम छोटा सा हो गया। चल पगली, ऐसे नहीं बोला करते। मम्मी, अगर उसे रसोइयन की जरूरत है तो पढ़ी लिखी लड़की क्यों ढूंढ रहा है वो। अच्छा ठीक है, और क्या पूछा उसने? और साहब पूछने लगे कि मुझे कौन से अंग्रेजी लेखक पसंद है। वुडहाउस जैसे कुछ नाम तो बता। उन्होंने कहा कि उन्हें सीरियस लेखक पसंद है। मैंने भी कह दिया मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जिंदगी को इतना सीरियसली लेती ही नहीं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आखिर तूने समझ क्या रखा अपने आप को? हाँ, शादी के लिए एक लड़का तुझे देखने आया या रैगिंग करने को तुझे एक नया छोकरा मिल गया? मम्मी आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ, अब जो बचा है उसे भी सुना दे। मेरे पूछे बगैर ही उसने अपने गुणों का बखान कर डाला। कहने लगा कि वो पार्टियों में कभी कभी पीता है। वैसे पीना उसे खास पसंद नहीं, लेकिन घर में बिल्कुल नहीं पीता।
मैंने कहा जब शराब पी ही रहे हो तो इससे तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं ना कि वो घर में पीते हो या सड़क पर। सवाल तो इतना ही रह जाता है ना कि कितना पीते हो, मात्रा से अधिक या कम। क्या ये सब कह दिया तूने? हाँ मम्मी, कह दिया। आगे उसने बताया कि वो हर काम लिमिट्स में करता है। मैं तो अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रही थी मम्मी, और तुरंत पूछ बैठी, देन व्हाट्स योर लिमिट सर? और उन साहब ने ऐसे मुंह बनाया जैसे मैंने उन्हें एक थप्पड़ मारा हो। पगली, ऐसे क्यों किया तूने? लगता है लड़के को डरा बैठी है। लेकिन माँ तुम एक बात जानती हो, उसे अमेरिका छोड़े 1 महीने से ज्यादा हो गया है। अच्छा? आते आते यूरोप में बहुत जगह घूमकर हांगकांग में शॉपिंग करने के बाद ही वो साहब यहाँ आए। ओहो, अरे वाह रे शैतान, और देशों की सैर करने का वक्त है, लेकिन लड़कियों को उनके गांव जाकर देखने का नहीं। इतनी जगह घूमने पर जो परेशानी नहीं हुई वो हमारे शहर में आने से हो जाती। हाँ, तो अब बोलो, तुम्हारी बेटी ने क्या गलत कहा? वो तो ठीक है, लेकिन इस छोकरी ने जैसे सवाल जवाब किए हैं ना, उससे तो मुझे रिश्ता होना नामुमकिन लगता है। ना हो, बिल्कुल ना हो। हमारी बेटी किसी से कम नहीं है, सुन लिया? ओह यस पापा। वकील साहब, एक बात बताइए, आपकी बेटी को उसने अपने प्रवास के पहले भाग में देखा था या दूसरे में? दूसरे में। मैं जानती थी किसी भी हद तक उतर सकते हैं मिस्टर रघु। यू नो, मुझे पहले ही देख चुके थे, हमारे घर वालों से कह चुके थे कि लड़की उन्हें पसंद है, और आगे की बातचीत भी जारी थी। लेकिन फोकट में लड़की देखने में क्या अर्ज है? ये सोचकर आपकी लड़की और भी दूसरी लड़कियों को भी उन्होंने देखा होगा। मेरे से भी सुनने में क्या, चुपचाप दिखने वाली लड़की मिल जाती तो कोई ना कोई कारण ढूंढकर हमारा रिश्ता तोड़ देते। भाई सुजाता, हमारी लड़की तो इस कारण बच गई कि उसे दब दब कर बात करना नहीं आता, और इस बारे में मैं थोड़ा गर्व सा भी अनुभव करता हूँ। वकील साहब, मैं बताऊं, इस पूरे अनुभव से मुझे क्या लाभ हुआ? मैं अपने आप को जान गई कुछ हद तक। हाँ, एक और बात भी मेरी समझ में आई। अपने करियर के बारे में उसके बहुत बड़े सपने हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी क्षमता उस स्तर की नहीं है। वकील साहब, एक व्यक्ति की जिंदगी, उसकी महत्वाकांक्षाएं, साथ ही व्यक्ति को नरमी से छूने के बजाय उस पर पूरी तरह से छा जाएं, अटकलें बन जाएं, उसके पोटेंशियल को दबा दें, तो वो अन्याय नहीं है? सुजाता, तुम फिर अमेरिका जाओगी? जाना चाहा तो जाऊंगी, वरना नहीं। वहां एक नौकरी ढूंढ लेना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी बनकर वहां कतई नहीं जाऊंगी। ये जो मध्यम वर्ग है ना, इज्जत, मर्यादा, तौर तरीके, ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा, इन सब के नाम पर अपनी लड़कियों के साथ ये लोग कितना अन्याय कर सकते हैं, ये सोचने पर मुझे लगता है। खैर छोड़िए वकील साहब, अब आप बताइए मैं क्या करूं? सुजाता, मुझे लगता है तुम अपने निर्णय पर अडिग हो, और मुझे तुम्हारी सहायता करनी ही चाहिए। तुम्हारी जगह मेरी अपनी बेटी भी हो सकती थी। यही सोचकर मैं फाइल खोल रहा हूं। तलाक। अभी आप श्री कवन शर्मा की तेलुगु रचना विडाकुलु का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतर और हिंदी अनुवाद श्री सुमनस्पति रेड्डी ने किया। नाटक की निर्देशिका थीं श्रीमती निर्मला अग्रवाल, सहायक प्रस्तुतकर्ता शोभाकांत राय और प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन।
नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री विश्व मोहन बडोला, अश्विनी कुमार, डीपी श्रीवास्तव, अशोक मलकानी, मंजू मैनी, जयश्री अरोड़ा, सुनीता ठुकराल और प्रतिभा शर्मा। यह नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।